मतलब वो लास्ट स्टेज है जब आपको पता लगेगा, जब आपको सिम्टम्स आने लगेंगे, तब तक तो डायलिसिस फिर शुरू, तब तक ऑलमोस्ट डायलिसिस की स्टेज आ जाती है। तो फिर डायलिसिस कैसे रुकेगी अगर वो स्टेज आ चुकी है? तो मतलब डायलिसिस ही आखिरी ऑप्शन बचता है, मतलब एक वन ऑफ द ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ट्रांसप्लांट है। डोनर नहीं मिलेगा फिर कैडावर ट्रांसप्लांट। पूरी जनता का जो सवाल है, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनका सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अगर एक बार किडनी खराब हुई तो क्या आप उसे ठीक कर देंगे या बाकी के डॉक्टर ठीक कर देंगे? हम कैसे पहचाने कि शुरुआती दौर में किडनी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे? शुरुआती दौर में क्या किडनी प्रॉब्लम को पहचाना जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। मैं प्रज्ञा झा, और आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपकी किडनी या किसी भी मरीज की किडनी एक बार खराब हो जाए तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है पूरी तरीके से? और अगर एक बार डायलिसिस शुरू हो जाए तो क्या वो डायलिसिस बंद हो जाएगी? ये आपने आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उनके तरफ से आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से बात करने वाले हैं। बेहद ही ख़ास हमारे गेस्ट हैं और सर गंगाराम हॉस्पिटल में अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर वैभव तिवारी जी, जिनसे हम किडनी पर ख़ास तौर पर कई चर्चाएं कर चुके हैं, और उन प्रोग्राम्स को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाइए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और पूरी जनता का जो सवाल है, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनका सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अगर एक बार किडनी खराब हुई तो क्या आप उसे ठीक कर देंगे या बाकी के डॉक्टर ठीक कर देंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड। क्या हमारी किडनी ठीक हो सकती है? क्या हमारा क्रिएटिनिन 7 से वापस 1 हो सकता है? तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट समझना ये है कि क्यों ख़राब हुई, मुख्य कारण क्या है और कितने टाइम से आपकी किडनी में खराबी चल रही थी। तो जो मोस्ट कॉमन और जो सबसे ज़्यादा आपको रिवॉर्डिंग लगता है एज अ डॉक्टर, वो ये होता है कि आपकी किडनी बिल्कुल ठीक थी, आपको कोई स्ट्रेस हुआ, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपको कोई बीमारी हुई जहाँ पे आपका क्रिएटिनिन बढ़ के 7-8 हो गया। फिर आपने पेशेंट को मैनेज करा, आप जो दवाइयाँ थी वो दी और क्रिएटिनिन वापस से 1 हो गया या नॉर्मल 20। तो ये सबसे एज अ डॉक्टर रिवार्डिंग होता है और पेशेंट को भी सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित भी होता है कि उन्होंने हमारी किडनी ठीक कर दी। बट ये एक बहुत ही छोटा सेगमेंट है हमारी ट्रीटमेंट का। जो मोस्टली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट्स होते हैं जिनका क्रिएटिनिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सालों दर साल बढ़ रहा होता है। यानी 1.2, 1.7, 2020 में 1.2 था, 2022 में 1.7 हुआ, 24 में स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रीपिंगली बढ़ रहा है आपका क्रिएटिनिन। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपकी किडनीज कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, गंदगी बढ़ रही है, और यहीं पे आपका वो आ जाता है कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो बहुत ही अनलाइकली होता है इन केसेस में जहाँ पर क्रिएटिनिन ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा होता है कि उसको वापस से हम रिवर्स करें, बिकॉज जो आपका डिजीज़ प्रोसेस है वो हावी होता जा रहा है किडनी पे, आपकी किडनीज कमज़ोर होती जा रही हैं और धीरे धीरे आपकी किडनीज दम तोड़ रही हैं बेसिकली। तो वो क्रिएटिनिन जो 2 से 10 पर आया है 4 साल में, 5 साल में, वो कम करना बहुत मुश्किल है और मोस्टली नहीं होता। बट वो क्रिएटिनिन जो बिल्कुल नॉर्मल 0.9 से 10 हुआ है 1 हफ्ते के अंदर, वो क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे मैंने इंटरव्यूज़ के दौरान ये चीज़ सुनी है कि अगर आपका जो क्रिएटिनिन है वो 0 से 1 पे आया, दैट मीन्स कि 50% डैमेज हुआ है। 1 से 2 पे गया तो वो 10%, 2 से 3 पे गया तो वो 10%। तो क्या ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है? देखिए, बेसिकली GFR का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो क्रिएटिनिन जो एक टेस्ट है वो आपकी एक इनडायरेक्ट तरीका है गंदगी नापने का। ठीक है, क्रिएटिनिन बनता है आपकी मांसपेशियों से। मांसपेशियों में क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज करके एक तत्व होता है जो कि आपकी मसल्स को एनर्जी देता है। जब आपकी मसल्स काम करती हैं तो वो टूटता है, वो क्रिएटिनिन बनता है और बॉडी उसको निकाल देती है, उस तत्व को निकाल देती है। बट जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है, वो तत्व वो नहीं रहता, वो वहीं पे घूमता रहता है। अच्छा। और वो क्रिएटिनिन फिर ब्लड में बढ़ता रहता है और इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो यानी इसकी किडनी काम नहीं कर रही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिनिन होती क्या चीज़ है। तो क्रिएटिनिन बेसिकली एक न्यूट्रल सब्सटेंस है जो कि आपकी मसल से टूट के बन रहा है। तो वो नॉर्मल है सबका। हम इस क्रिएटिनिन को एक मैथमेटिकल फार्मूला में रखते हैं और उससे हम
डिराइव करते हैं कि भाई GFR कितना है। तो उसके थ्रू जब आप 1.1 रखोगे और एज 50 और एज 25 रखोगे, आपका GFR आ जाएगा 90 समथिंग। और आप 1.8 रखोगे और एज 20 रखोगे तो आपका एकदम से GFR कम होके आ जाएगा 70 या 60। ठीक है, बट अगर आप उसी फार्मूले मैथमेटिक्स के फार्मूले में अगर आप 5 रखोगे, आपका GFR आएगा मान लीजिए 20, और अगर 7 रखोगे तो आपका GFR आएगा 15 या 12। तो मतलब 1 से 2 में 30 ml का डिफरेंस आ गया, बट अगर 5 से 7 में सिर्फ 5%, 5 ml 10 ml का डिफरेंस आ गया। तो ये सारा का सारा एक्चुअली फार्मूले पे डिपेंडेंट होता है। बट अगर आसान भाषा में आप समझाओ तो जैसे क्रिकेट की टीम है, बैटिंग कर रहा है, जो स्ट्राइकर है, जो मेन बैट्समैन है, वो आपका अच्छा लंबा खेल रहा है, बट जैसे जैसे आप टेल एंडर तक पहुंचते हो तो वहाँ पर बहुत महत्व रह नहीं जाता क्रिएटिनिन का, क्योंकि हमको पता है वो टेल एंडर है, वो ज़्यादा खेल नहीं पाएगा। तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 तुरंत गिरते रहते हैं क्रिएटिनिन। बहुत बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल लिया आपने। और इंडिया में क्रिकेट बहुत जो पसंद किया जाता है, तो अच्छा एग्जाम्पल है। और आप क्या समझे वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये है कि हम कैसे पहचाने कि शुरुआती दौर में किडनी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है अब धीरे धीरे। शुरुआती दौर में क्या किडनी प्रॉब्लम को पहचाना जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोस्टली प्रॉब्लम यही है कि शुरुआती दौर में क्रिएटिनिन या किडनी प्रॉब्लम्स को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, अनटिल अनलेस आप चेक करा रहे हो रेगुलरली, अपना ब्लड टेस्ट करा रहे हो, या फिर आपका जो बीमारी है, जैसे कि आपका अगर बीमारी मेनली है प्रोटीन लीक का किडनी से और आपकी स्वेलिंग बढ़ी है, तो मे भी आपको पता लग सके, बट मोस्टली आपको नहीं पता लग सकता अनटिल अनलेस आप ब्लड टेस्ट ना करा रहे हैं। तो बिल्कुल, या आपको खुद शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि आपका शरीर इतना मजबूत होता है कि वो क्रिएटिनिन 1 से 2 से 3 से 4 से वो आपको पता लगने ही नहीं देता। बॉडी की अदर चीज़ें उस चीज़ को ओवरटेक कर लेती हैं। तो किडनी को बिल्कुल जब तक 90% डैमेज नहीं होती किडनी, आपको नहीं पता लगता कि आपकी किडनीज डैमेज है। मतलब वो लास्ट स्टेज है जब आपको पता लगेगा, जब आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। तब तक तो डायलिसिस फिर शुरू, तब तक ऑलमोस्ट डायलिसिस की स्टेज आ जाती है। तो फिर डायलिसिस कैसे रुकेगी अगर वो स्टेज आ चुकी है? तो देखिए, वही मैंने बताया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका 10 तारीख को क्रिएटिनिन 0.9 है और आपका 15 तारीख को क्रिएटिनिन हो गया 8, यानी आपको इस बीच में 10 से 15 के बीच में इतना सीवियर इन्फेक्शन हुआ या कोई एंटीबायोटिक आपने ली जिससे रिएक्शन हो गया जी, और आपका किडनीज टोटली शट डाउन में चला गया। फिर होता है कि भाई डायलिसिस करना पड़ेगा, या तो क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से बॉडी में एसिड बन रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है, या फिर आपका पेशाब बंद हो गया आना। उस केस में हमने डायलिसिस शुरू करा। अब क्या होता है कि 17-18 को हमने डायलिसिस करा, 20 तक किडनीज धीरे 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 अपना रिकवरी शुरू करते हैं, क्योंकि जो इंसल्ट, जो प्रॉब्लम किडनी में, जिस बीमारी से किडनी का स्टार्ट हुआ था दिक्कत, वो अब हट गई है, वो इन्फेक्शन अब ख़त्म हो गया है, वो दवाई एंटीबायोटिक अब चली गई जिससे रिएक्शन हुआ था, तो किडनी अब रिकवर करना शुरू करते हैं। और 21 तारीख तक उसको पेशाब आना शुरू हो जाता है और 22 तारीख तक उसका अच्छा पेशाब आता है, 23 तारीख तक उसका क्रिएटिन अपने आप धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तो यहाँ पर हमने 2 डायलिसिस करा और किडनी रिकवर हो गया। ये एक कॉमन सिनेरियो है जो हम मेडिकल लाइफ में देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि क्रिएटिनिन मैंने बताया साल दर साल बढ़ रहा है, ग्रेजुअली, वेरी स्लोली। क्रिएटिनिन 7 पहुँच गया, 2 महीने बाद क्रिएटिनिन 10 पहुँच गया, वहाँ पर हमने डायलिसिस शुरू करी। वो क्रिएटिनिन नहीं नीचे आएगा, वो डायलिसिस पे आपको फिर परमानेंटली शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मतलब डायलिसिस ही आखिरी ऑप्शन बचता है, मतलब एक वन ऑफ द ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट करा लीजिए। बिल्कुल। डोनर नहीं मिलेगा फिर कैडावर ट्रांसप्लांट। क्या ट्रांसप्लांट? कैडावर ट्रांसप्लांट बेसिकली अगर कोई मृत व्यक्ति अपनी किडनी डोनेट करते हैं, जो कि एक्सीडेंट में या फिर कोई ब्रेन के हेमरेज में हॉस्पिटल में अपने ब्रेन डेड होने के बाद देते हैं, तो उसको कैडावर डोनेशन बोलते हैं, यानी मृत व्यक्ति की किडनीज। तो वो किडनीज के लिए एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में आप अपना नाम लिखा सकते हो। तो जब भी नंबर आएगा, सेम ब्लड ग्रुप का किडनी अवेलेबल होगा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल आपको फ़ोन करेगा। विडंबना तो यही है कि फ़ोन कभी आता नहीं है, क्योंकि कोई डोनेट नहीं करता, कोई ब्रेन स्टेम, हमारे डोनर्स ही इतने कम है कि कोई डोनेट नहीं करता। डोनेट इसलिए नहीं करता, अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो ये अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अब दिल्ली में जो 3 करोड़ की पॉपुलेशन वाला, वहाँ पे मुश्किल से 15 से ज़्यादा डोनर्स मिलते हैं साल भर में। और अमेरिका जहाँ की पॉपुलेशन पूरे उसमें 2 करोड़ है, 2 करोड़ के तकरीबन है, और वहाँ पर लगभग 5,000-10,000 मिलते हैं वहाँ पे। तो आप खुद ही समझिए कि कितना ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है।
बिल्कुल सही है। अगर जैसे स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर ही हो जाए तो लाइफस्टाइल बदलने से या फिर डाइट बदलने से क्या इसमें कोई मदद मिल सकती बिल्कुल है? बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हाँ। आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, एडवांस रीनल फेलियर है, बट अगर आपने खाने पीने और अपने लाइफस्टाइल को आपने चेंज करा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने क्रिएटिनिन को रोक सकते हो, बढ़ने से रोक सकते हो सकता है कम भी हो जाए, बट मेनली है कि बढ़ेगा नहीं अगर अपने लाइफस्टाइल को आपने ठीक से रखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही है। अभी जो किडनी मरीज नहीं बने हैं, जो मतलब नॉर्मल हैं, जी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में खास तौर पे? बिल्कुल, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना शुगर, हाँ। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें। मतलब टू बी फेयर, आपको ब्लड प्रेशर अपना चेक हर उम्र के लोगों को करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 ईयर्स, मे बी 25 ऑल्सो, और अपना शुगर हर साल चेक करना चाहिए हर किसी को। उसके अलावा जितना जल्दी आप इन बीमारियों को पकड़ेंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा और उतने ही आपके ऑर्गन्स बचेंगे। उसके अलावा जो आप एंटीबायोटिक्स और बिना वजह पेन किलर्स खाते हो, एंटासिड्स खाते हो, वो भी किडनी पे असर करते हैं। तो बिना वजह, बिना डॉक्टर की सलाह के, मशवरे के उसको ना खाएं, और जितना ड्यूरेशन आपको बोला गया है उतना ही करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो फास्ट फूड और जो क्या कहते हैं आजकल जो चला आ रहा है चीज़ों का, दवाई, फ्रोज़न फूड और ये सब, इनमें इतना प्रिजर्वेटिव होता है, किसी ना किसी तरीके से वो किडनी को हार्म करते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किडनी को परेशान करते ही करते हैं, तो उनका जितना कम से कम हो वो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, अपने वेट को नियंत्रण में रखें। पतला होना इज़ नॉट समथिंग कि आप फिट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पतले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट हैं, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को। प्रॉब्ली बात यह है कि हम अब इतने ज़्यादा सेडेंट्री हो गए, मतलब हमारा अब सब कुछ बैठे बैठे हो रहा है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। बट अगर आप एनिमल किंगडम देखें तो हर कोई भागता है, कुत्ता भी भागता है, हाथी भी भागता है, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें नहीं करना पड़ता, तो हम बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखें। 1 घंटा एक्सरसाइज पर डे आई थिंक मोर देन इनफ है कि कोई भी दवाई रोकने के लिए। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर आप पतले हैं तो आप स्वस्थ हैं, ये निशानी नहीं है इस चीज़ की। और कोई भी सवाल हो आपके मन में इस चीज़ के लिए कि डायलिसिस बंद होगी नहीं होगी, किडनी ठीक होगी या नहीं होगी, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।